नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, 15 अगस्त 2026 को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ स्वतंत्रता दिवस का भाषण नहीं दिया, उन्होंने भारत के अगले विकास की दिशा भी बताई, जिसे नाम दिया गया शक्ति की सप्तधारा, यानी भारत की ताकत के 7 बड़े क्षेत्र, जिन पर तेजी से काम करके देश को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या शक्ति की सप्तधारा सिर्फ एक बड़ा राजनीतिक नारा है, या फिर यह भारत की अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी, रक्षा, दुनिया में भारत की ताकत बढ़ाने का एक बड़ा रोड मैप? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत एक साथ मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, डिफेंस और सॉफ्ट पावर में दुनिया की बड़ी ताकत बन सकता है? आज की इस वीडियो में बहुत आसान भाषा में समझेंगे कि शक्ति की सप्तधारा आखिर है क्या, इसकी 7 धाराएं कौन कौन सी हैं, इन 7 क्षेत्रों में इसका इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है, और 2026 के भाषण में युवा, एआई, परमाणु ऊर्जा, रक्षा पर इतना जोर क्यों दिया गया। साथ ही हम यह भी समझेंगे इस पूरे विजन के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है, और वीडियो के आखिर में बात करेंगे सबसे अहम सवाल पर, इन 7 धाराओं में भारत के लिए सबसे ज़्यादा निर्णायक धारा कौन सी हो सकती है। दोस्तों, अब सवाल है, 2026 का भाषण इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दोस्तों, भारत का स्वतंत्रता दिवस भाषण हमेशा सिर्फ सरकार के काम गिनाने के लिए नहीं होता। यह एक ऐसा मंच होता है जहां देश की प्राथमिकताएं, बड़ी चिंताएं और भविष्य की दिशा सामने रखी जाती है। 2026 का भाषण इसलिए खास है क्योंकि इसमें 3 बड़े संदेश दिखाई देते हैं। पहला, भारत को अब सिर्फ तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था नहीं बनना है, बल्कि दुनिया की एक मजबूत और प्रभावशाली शक्ति बनना है। दूसरा, आर्थिक विकास और देश की सुरक्षा को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता, मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ मजबूत सुरक्षा भी जरूरी है। तीसरा, भारत की अगली बड़ी छलांग युवा शक्ति, एआई, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा और रक्षा उत्पादन से जुड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य फिर दोहराया। इसका मतलब साफ है, आने वाले वर्षों में भारत का ध्यान सिर्फ जीडीपी बढ़ाने पर नहीं होगा, भारत को अपनी रणनीतिक ताकत और दुनिया में अपना प्रभाव भी बढ़ाना होगा। और शायद यही वजह है, शक्ति की सप्तधारा में खेत से लेकर फैक्ट्री तक, मिसाइल से लेकर सॉफ्टवेयर पावर तक और परमाणु ऊर्जा से लेकर पर्यटन तक, लगभग हर बड़े क्षेत्र में इसको शामिल किया गया है। सप्तधारा का सीधा मतलब है 7 धाराएं। प्रधानमंत्री की भाषण में ये 7 धाराएं भारत की 7 बड़ी ताकतों और विकास के क्षेत्रों के रूप में सामने आई। मैन्युफैक्चरिंग, कृषि और फूड प्रोसेसिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, गति शक्ति और कनेक्टिविटी, रक्षा, आत्मनिर्भरता, ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी, सॉफ्ट पावर। लेकिन इन 7 धाराओं को सिर्फ अलग अलग विभागों की सूची समझना नहीं होगा। असल में इनका मकसद एक ऐसा पूरा सिस्टम तैयार करना है जिसमें हर क्षेत्र दूसरे क्षेत्र को मजबूत करे। यानी टेक्नोलॉजी उद्योग को बढ़ाए, उद्योग नए रोजगार पैदा करे, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देश के बाजारों और लोगों को आपस में जोड़े, मजबूत रक्षा क्षेत्र नई और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा दे, स्वच्छ ऊर्जा विकास को लंबे समय तक टिकाऊ बनाए, और सॉफ्ट पावर दुनिया में भारत की छवि को और प्रभाव को और मजबूत करे। आसान भाषा में कहें तो 7 अलग अलग धाराएं हैं, लेकिन मंजिल एक है, एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विकसित भारत। पहली और शायद सबसे महत्वपूर्ण धारा है मैन्युफैक्चरिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैन्युफैक्चरिंग के 3 अहम बातों पर जोर दिया, कॉस्ट, क्वालिटी और स्केल। यानी भारत को सिर्फ इसलिए बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बनना है क्योंकि यहाँ चीज़ें सस्ती बन सकती हैं। भारत को ऐसा उत्पादक केंद्र बनना है जहाँ लागत कम, प्रतिस्पर्धा हो, गुणवत्ता दुनिया के स्तर की हो और उत्पादन इतनी बड़ी मात्रा में हो कि दुनिया भारत पर भरोसा करे। लेकिन यहाँ एक और बड़ी बात है, भारत को सिर्फ सामान तैयार करने की, असेंबली करने की सीमित नहीं रहना है, बल्कि पूरी वैल्यू चेन भारत में तैयार करनी है। उदाहरण के लिए, अगर भारत मोबाइल फ़ोन बनाता है तो सिर्फ मोबाइल को जोड़ना काफ़ी नहीं है। भारत में चिप बने, कैमरा मॉड्यूल बने, बैटरी बने, डिस्प्ले बने, सेंसर बने, सॉफ्टवेयर और डिजाइन तैयार हो, टेस्टिंग हो और आखिर में भारत का अपना ग्लोबल ब्रांड भी हो। यही मॉडल इलेक्ट्रिक वाहन, सोलर पैनल, ड्रोन, रक्षा उपकरण और मेडिकल डिवाइस जैसे क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है। यानी लक्ष्य सिर्फ मेड इन इंडिया नहीं है, बल्कि भारत में पूरी चीज़ें तैयार हों, डिजाइन से लेकर उत्पादन और ब्रांड तक। दोस्तों, अब सवाल आता है कि क्या भारत सिर्फ मेड इन इंडिया चाहता है या डिजाइन्ड एंड इन्वेंटेड इन इंडिया भी? यही असली चुनौती है। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए सिर्फ सरकारी योजनाएं और इंसेंटिव काफ़ी नहीं होंगे। भारत को कई चीज़ों में सुधार करना होगा, जैसे लॉजिस्टिक बेहतर करना होगा, बिजली की लागत कम करनी होगी, जमीन और श्रम से जुड़े नियम आसान करने होंगे, युवाओं को बेहतर स्किल देनी होगी, रिसर्च और डिजाइन पर ज़्यादा ध्यान देना होगा और छोटे उद्योगों को कंपनियों की सप्लाई चेन से जोड़ना होगा। अगर इन क्षेत्रों में आगे बढ़ता है तो मैन्युफैक्चरिंग लाखों नए रोजगार पैदा कर सकती है। लेकिन अगर भारत सिर्फ असेंबली तक सीमित रहा तो असली फायदा दूसरे देशों को मिल सकता है, क्योंकि ज़्यादा वैल्यू, नई तकनीकी और तकनीकी नियंत्रण दूसरे देशों के पास ही रहेगा। और यही से जुड़ती है हमारी अगली धारा, क्योंकि सिर्फ फैक्ट्री बना देने से भारत विकसित नहीं होगा,
जब तक भारत का किसान भी इस पूरी वैल्यू चेन का हिस्सा नहीं बनेगा। दूसरी धारा है कृषि और फूड प्रोसेसिंग। भारत की कृषि ताकत सिर्फ इस बात से तय नहीं होगी कि खेत में कितना अनाज या फल पैदा हुआ। असली सवाल यह है, फसल बाजार तक पहुंचने से पहले कितनी खराब होती है, किसान को अपनी फसल की कीमत का कितना हिस्सा मिलता है और कच्ची फसल को तैयार उत्पाद में बदलकर कितनी ज़्यादा कमाई की जा सकती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक किसान आम पैदा करता है। अगर वह आम को सीधे कच्चे कच्चे रूप में बेचता है तो उसकी कमाई सीमित रहेगी। लेकिन अगर उसी आम को जूस, जैम, ड्राई फ्रूट, पैकेज फूड या एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बनाया जाए तो उसकी कीमत और कमाई काफ़ी बढ़ सकती है। यही वजह है कृषि को सिर्फ खेत तक सीमित रखने की बजाय उसे फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड चेन, वेयर हाउसिंग और एक्सपोर्ट से जोड़ना जरूरी है। यानी किसान सिर्फ फसल पैदा न करे बल्कि उस फसल की बढ़ती वैल्यू का हिस्सा भी उसे ही मिले। लेकिन यहाँ 3 बड़ी चुनौतियाँ भी हैं। पहली चुनौती छोटे और सीमांत किसानों को एक साथ जोड़ना। दूसरी चुनौती अच्छे स्टोरेज व्यवस्था और कोल्ड चेन को गांव तक पहुंचाना। तीसरी चुनौती किसानों को सिर्फ फसल उगाने तक सीमित न रखना बल्कि उन्हें बाजार, ब्रांडिंग और बेहतर कीमत से जोड़ना। अगर फूड प्रोसेसिंग का सिस्टम मजबूत होता है तो इसका फायदा सिर्फ किसानों की आय बढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगा। इससे गांव में रोजगार बढ़ सकता है, महिलाओं के लिए नए कारोबार के मौके बन सकते हैं, भारत का एक्सपोर्ट बढ़ सकता है और देश की खाद्य सुरक्षा भी मजबूत हो सकती है। यानी इस धारा का संदेश बिल्कुल स्पष्ट और साफ है, किसान केवल अन्नदाता नहीं बल्कि भारत की वैश्विक फूड इंडस्ट्री का निर्माता भी हो सकता है। तीसरी धारा है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। आज किसी देश की ताकत सिर्फ उसकी सेना, फैक्ट्री या प्राकृतिक संसाधनों से तय नहीं होती। अब असली ताकत इन चीज़ों से भी तय होती है, डेटा, चिप, एआई, साइबर टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी और सबसे जरूरी बात, इन तकनीकों को बड़े स्तर पर इस्तेमाल करने की क्षमता। प्रधानमंत्री ने भारत के भविष्य के लिए एआई, स्पेस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर और 6G जैसे क्षेत्रों पर जोर दिया। यानी भारत को सिर्फ नई तकनीक इस्तेमाल नहीं करना बल्कि नई तकनीक को खुद विकसित करने और दुनिया तक पहुंचाने की क्षमता भी बनानी है। इसी कड़ी में 2026 के भाषण में अगले साल 1 करोड़ युवाओं को एआई ट्रेनिंग देने की घोषणा की गई। इसके साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग नेटवर्क की बात भी कही गई। यानी टेक्नोलॉजी सिर्फ बड़ी कंपनियां तक सीमित न रहे बल्कि इसका फायदा देश के युवाओं तक भी पहुंचे। अब सवाल आता है, 1 करोड़ एआई ट्रेंड युवा अवसर या चुनौती? दोस्तों, यह घोषणा बहुत ज़रूरी है और बड़ी भी है, लेकिन इसका असली फायदा तभी मिलेगा जब 4 चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। पहले, ट्रेनिंग अच्छी हो। दूसरी, यह सुविधा गाँव और छोटे शहरों तक पहुँचे। तीसरी, मिलने वाले सर्टिफिकेट की वैल्यू हो। और चौथी, ट्रेनिंग के बाद युवाओं को सच में नौकरी या काम के मौके मिले। एआई की ट्रेनिंग का मतलब सिर्फ चैटबॉट चलाना सीखना नहीं होना चाहिए, युवाओं को यह भी सीखना होगा डेटा एनालिसिस, साइबर सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग, एआई की सही और सुरक्षित उपयोग की समझ, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑटोमेशन और अलग अलग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली तकनीक। लेकिन यहाँ एक और बड़ी चुनौती है, अगर एआई का फायदा सिर्फ बड़े शहरों और बड़ी कंपनी तक सीमित रहेगा तो डिजिटल असमानता और बढ़ सकती है। इसीलिए भारत को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दोनों तरफ एक साथ काम करना होगा। एक तरफ दुनिया के स्तर की रिसर्च और तकनीक और दूसरी तरफ आम युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर स्किल ट्रेनिंग, क्योंकि भारत को सिर्फ एआई इस्तेमाल करने वाला देश नहीं बनना, भारत को एआई बनाने वाला देश बनना है। चौथी धारा है गति शक्ति। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में सिर्फ सामान बनाना जरूरी नहीं है, उतना ही जरूरी है वह सामान समय पर और कम खर्च में बाजार तक पहुंचे। सोचिए, अगर फैक्ट्री से बंदरगाह तक सामान पहुंचने में कई दिन लग जाएं, सड़क, रेल और बंदरगाह के बीच सही तालमेल ना हो और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत महंगा हो, तो भारतीय कंपनियों के लिए दुनिया के बाजार में मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है गति शक्ति को इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसका मकसद है देश के अलग अलग परिवहन साधनों को एक साथ जोड़ना, जैसे सड़क, रेल, बंदरगाह, एयरपोर्ट, जलमार्ग, वेयर हाउस और डिजिटल लॉजिस्टिक। यानी सामान को फैक्ट्री से लेकर देश के किसी भी हिस्से या विदेशी बाजार तक तेजी से, आसानी से और कम खर्च में पहुंचाया जा सके। सरल शब्दों में बोलें तो सिर्फ उत्पादन बढ़ाना काफ़ी नहीं है, उत्पाद को सही समय पर सही जगह पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है। पांचवी धारा है रक्षा शक्ति। भारत के लिए रक्षा में आत्मनिर्भर बनना सिर्फ एक आर्थिक लक्ष्य नहीं है, यह सीधे सीधे देश की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। आज की आधुनिक युद्ध में सिर्फ टैंक और मिसाइल ही काफ़ी नहीं होंगे, अब युद्ध में इन तकनीकों की बड़ी भूमिका होगी। ड्रोन, काउंटर ड्रोन सिस्टम, एआई से निगरानी, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सैटेलाइट, ऑटोनोमस सिस्टम और तेज डेटा नेटवर्क। इसीलिए भारत को अपनी रक्षा क्षमता को टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग से जोड़ना होगा। यानी भारत को सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं बनना, बल्कि हथियारों और आधुनिक रक्षा तकनीक को खुद डिजाइन और तैयार करने वाला देश बनना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी
स्वदेशी रक्षा उत्पादन बढ़ाने और देश में ज़्यादा रक्षा उपकरण बनाने पर जोर दिया। भाषण में रक्षा उत्पादन की क्षमता में पिछले वर्षों की तुलना में बड़ी बढ़ोतरी का दावा भी किया गया। सरल शब्दों में कहें तो मजबूत भारत के लिए मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ साथ मजबूत और आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता भी जरूरी है। लेकिन रक्षा में आत्मनिर्भर बनने का मतलब यह नहीं है कि हर चीज़ तुरंत भारत में बनने लगेगी। रक्षा के क्षेत्र में 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला, डिजाइन और रिसर्च, यानी हथियार और तकनीक को खुद डिजाइन करना। दूसरा, उत्पादन, यानी उस तकनीक और हथियार को देश में बनाना। तीसरा है मेंटेनेंस और अपग्रेड, यानी हथियारों की देखभाल करना और समय के साथ उन्हें और बेहतर बनाना। अब मान लीजिए भारत ने कोई बड़ा रक्षा प्लेटफॉर्म बना लिया, लेकिन उसके इंजन, सेंसर या जरूरी चिप्स के लिए भारत को लगातार दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़े, तो आत्मनिर्भरता अपने आप पूरी नहीं होगी। ड्रोन वार ने भी एक बात साफ कर दी, भविष्य का युद्ध तेज, कम खर्च वाला और नेटवर्क से जुड़ा हुआ हो सकता है। इसीलिए रक्षा क्षेत्र में स्टार्टअप, प्राइवेट कंपनियां, डीआरडीओ, सेना और विश्वविद्यालयों के बीच बेहतर तालमेल होना जरूरी होगा, क्योंकि नई तकनीक अकेले किसी एक संस्था से नहीं बनेगी। लेकिन रक्षा शक्ति को चलाने के लिए भी एक चीज सबसे ज़्यादा जरूरी है, वह है ऊर्जा। और यहीं से हम पहुंचते हैं छठी धारा पर। छठी धारा है ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी। भारत के सामने यहाँ 2 बड़ी चुनौतियाँ हैं। एक तरफ देश को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, दूसरी तरफ हमें प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को भी कम करना है। इसीलिए ग्रीन इकोनॉमी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ग्रीन इकोनॉमी का मतलब है स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रिक और ग्रीन मोबिलिटी, कम ऊर्जा खर्च करने वाले उद्योग, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और कम प्रदूषण वाला विकास। अब बात करते हैं ब्लू इकोनॉमी की। ब्लू इकोनॉमी का सीधा संबंध समुद्र और समुद्र से मिलने वाले संसाधनों से है। इसमें शामिल है बंदरगाह, समुद्री परिवहन, मछली पालन, समुद्री जैव तकनीक, समुद्र से मिलने वाली ऊर्जा और समुद्री सुरक्षा। यानी भारत को जमीन के साथ साथ समुद्र की ताकत का भी बेहतर इस्तेमाल करना होगा। सरल शब्दों में कहें तो ग्रीन इकोनॉमी भारत के विकास को स्वच्छ और टिकाऊ बनाएगी, जबकि ब्लू इकोनॉमी समुद्र की ताकत को आर्थिक विकास से जोड़ेगी। परमाणु ऊर्जा की बात भी इस पूरी रणनीति का एक अहम हिस्सा है। 2026 के भाषण में परमाणु ऊर्जा को भारत की लंबी समय की सबसे ऊर्जा जरूरतों से जोड़ा गया। आसान भाषा में कहें तो भारत को आने वाले वर्षों में बहुत ज़्यादा बिजली की जरूरत होगी। इसके लिए सिर्फ सौर और पवन ऊर्जा पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा। इसीलिए परमाणु ऊर्जा की क्षमता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 2047 तक भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावाट तक ले जाने का लक्ष्य सामने रखा गया है। इसके लिए नए परमाणु रिएक्टरों की दिशा में काम करने की बात कही गई। यानी भारत को ऐसी ऊर्जा चाहिए जो ज़्यादा हो, लगातार मिले और लंबे समय तक देश की विकास यात्रा को चलाती रहे। सरकार का मानना है कि परमाणु ऊर्जा से लगातार और कम प्रदूषण वाली बिजली मिल सकती है, लेकिन परमाणु ऊर्जा के सामने कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं, जैसे सुरक्षा, लागत, प्लांट बनाने में लगने वाला लंबा समय, रेडियोधर्मी कचरा और स्थानीय लोगों का भरोसा। इसलिए भारत की ऊर्जा समस्या का समाधान सिर्फ किसी एक ऊर्जा स्रोत से नहीं होगा। भारत को मिश्रित ऊर्जा रणनीति अपनानी होगी, यानी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण और स्मार्ट ग्रिड, इन सभी को साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। क्योंकि अगर भारत को सस्ती, भरोसेमंद और स्वच्छ बिजली नहीं मिलेगी तो इसका असर सिर्फ घरों पर नहीं पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिजिटल अर्थव्यवस्था तक हर क्षेत्र प्रभावित होगा। इसीलिए ऊर्जा सुरक्षा भारत की पूरी विकास यात्रा की बुनियाद है। 7वीं और आखिरी धारा है सॉफ्ट पावर। किसी भी देश की ताकत सिर्फ उसकी सेना या अर्थव्यवस्था से नहीं तय होती, यह भी मायने रखता है कि दुनिया उस देश को कितना पसंद करती है, उसकी संस्कृति से कितना जुड़ती है और उसके साथ कितना काम करना चाहती है। यही है सॉफ्ट पावर। भारत के सॉफ्ट पावर के कई बड़े क्षेत्र हैं, जैसे योग, आयुर्वेद और स्वास्थ्य, पर्यटन, भारतीय खाना, सिनेमा, संगीत, हस्तशिल्प, साहित्य, गेमिंग, एनिमेशन और डिजिटल कंटेंट। इसका आर्थिक फायदा भी काफ़ी बड़ा हो सकता है। मान लीजिए कोई विदेशी पर्यटक भारत आता है तो वह सिर्फ घूमने तक खर्च नहीं करता, वह होटल, परिवहन, खाना, स्थानीय बाजार, मनोरंजन पर भी पैसा खर्च करता है। इसी तरह जब कोई भारतीय फिल्म दुनिया के दूसरे देशों तक पहुंचती है तो उसके साथ भारतीय संगीत, फैशन, भाषा और संस्कृति भी दुनिया तक पहुंचती है। और अगर कोई भारतीय डिजिटल क्रिएटर भारत की संस्कृति और कहानियों को दुनिया के सामने पेश करता है तो भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूत करता है। लेकिन सॉफ्ट पावर सिर्फ प्रचार करने से मजबूत नहीं होती। इसके लिए जरूरी है अच्छी क्वालिटी, भरोसेमंद संस्थान, बेहतर पर्यटन सुविधाएं, दुनिया के स्तर का कंटेंट और भारत की सांस्कृतिक विविधता का सम्मान। यानी सॉफ्ट पावर का मतलब सिर्फ दुनिया को भारत के बारे में बताना नहीं, बल्कि ऐसा भारत बनाना है जिससे दुनिया जुड़ना भी चाहे। सप्तधारा के अलावा 2026 के भाषण में कई ऐसी बड़ी घोषणाएं भी सामने आई
जिनका सीधा संबंध युवा, शिक्षा, ऊर्जा, तकनीकी और देश की सुरक्षा से है। पहली घोषणा है एआई ट्रेनिंग। अगले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया, यानी ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को भविष्य की इस तकनीक के लिए तैयार करना। दूसरी घोषणा है मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग नेटवर्क की बात कही गई। इसका मकसद है कि महंगी कोचिंग का खर्च छात्रों और उनके परिवारों पर कम पड़े। तीसरी घोषणा है सेमीकंडक्टर। भारत में सेमीकंडक्टर का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया। आने वाले वर्षों में नए प्लांट लगाने और पूरे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में काम करने की बात सामने आई। कुछ रिपोर्ट में 5 से 8 नए प्लांट लगाने का भी उल्लेख है। चौथे घोषणा की बात करें तो है परमाणु ऊर्जा। 2047 तक भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावाट तक ले जाने का लक्ष्य सामने आया। इसके लिए नए परमाणु रिएक्टर लगाने की दिशा में काम करने की बात कही गई। पांचवी घोषणा है सिविल डिफेंस। बदलती सुरक्षा चुनौती को देखते हुए देश में सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग और व्यवस्था आधुनिक बनाने पर जोर दिया गया, यानी किसी भी आपात स्थिति में आम लोगों को भी बेहतर तरीके से तैयार किया जा सके। छठी घोषणा है खेल प्रतिभा की खोज। 5 से 15 की उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा खोजने के लिए देश भर में अभियान चलाने की बात कही गई। इसे भारत की 2036 ओलंपिक की महत्वाकांक्षी से भी जोड़ा गया। सातवीं घोषणा है दुनिया की बड़ी भारतीय कंपनियां। टच सिर्फ भारत में बड़ी कंपनी बनाने का नहीं है, बल्कि ऐसी भारतीय बड़ी कंपनी तैयार करने का है जो दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस ब्रांड में शामिल हो। इस दिशा में 50 फॉर्च्यून 500 कंपनियों का लक्ष्य सामने रखा गया। साथ ही दुनिया के टॉप 5 बैंकों और टॉप 5 फार्मा कंपनियों में भारतीय कंपनियों की मजबूत मौजूदगी का लक्ष्य भी बताया गया। यानी इन सभी घोषणाओं को जोड़कर देखें तो संदेश साफ है, भारत को सिर्फ बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बनना, बल्कि टेक्नोलॉजी, ऊर्जा, शिक्षा, खेल, सुरक्षा और बिजनेस हर क्षेत्र में दुनिया की अग्रणी ताकत बनना है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि सप्तधारा की विजन की असली ताकत क्या है। सप्तधारा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें विकास को किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रखा गया। असल में 7 धाराओं को एक दूसरे से मजबूत कर सकती हैं। उदाहरण के लिए मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा को बेहतर बनाने के लिए नई तकनीक चाहिए, तकनीक को आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित युवा चाहिए, उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए अच्छी सड़कें, रेल और कनेक्टिविटी चाहिए, रक्षा उत्पादन के लिए एडवांस रिसर्च और नई तकनीक चाहिए, और दुनिया के बाजार में पहचान बनाने के लिए मजबूत ब्रांड और सॉफ्ट पावर चाहिए। यानी एक क्षेत्र में सुधार होगा तो उसका फायदा दूसरे क्षेत्र को भी मिल सकता है। लेकिन किसी भी बड़े विजन की असली परीक्षा उसकी जमीन पर लागू होने से होती है। सप्तधारा के सामने भी कई बड़ी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती है घोषणा और नतीजे के बीच का अंतर। बड़े लक्ष्य तय करना जरूरी है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए पैसा, सही समय सीमा और जिम्मेदारी संस्था भी तय करनी होगी। दूसरी चुनौती है रोजगार। एआई और ऑटोमेशन से काम तेजी और बेहतर से हो सकता है, लेकिन अगर युवाओं को सही स्किल और रोजगार के मौके नहीं मिले तो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ाने के बावजूद नौकरी की समस्या बनी रह सकती है। तीसरी चुनौती है क्षेत्रीय असमानता। अगर विकास सिर्फ कुछ बड़े शहरों तक सीमित रहा तो बड़े शहर और छोटे शहर या गांव और ज़्यादा पीछे रह सकते हैं। इससे डिजिटल और औद्योगिक अंतर बढ़ सकता है। चौथी चुनौती है पर्यावरण। तेजी से सड़कें, फैक्ट्रियां और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे तो जमीन, पानी, प्रदूषण और पर्यावरण से जुड़े सवाल भी उठेंगे। इसीलिए विकास के साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी जरूरी होगी। पांचवी चुनौती है दुनिया से मुकाबला। भारत को अकेले आगे नहीं बढ़ना है, उसे चीन, अमेरिका, यूरोप, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान जैसी बड़ी आर्थिक और तकनीकी ताकतों से मुकाबला करना है। छठी चुनौती है नीति में निरंतरता। मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में नतीजे जल्द नहीं मिलते। इन क्षेत्रों में निवेश का फायदा आने वाले में कई साल लग सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि नीतियां लंबे समय तक स्थिर और लगातार बनी रहें। यानी सिर्फ बड़ा सपना देखना काफ़ी नहीं है, उसे पूरा करने के लिए पैसा, नीति, कौशल, रोजगार और लगातार मेहनत सब जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल, इन 7 धाराओं में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण धारा कौन सी है? क्या वह मैन्युफैक्चरिंग है, टेक्नोलॉजी है, रक्षा है, ऊर्जा है? हमारे हिसाब से इन 7 के पीछे 2 ऐसी ताकतें हैं जो दिखाई नहीं देती लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी हैं। पहली है मानव पूंजी और दूसरी है क्रियान्वयन यानी एग्जीक्यूशन। क्योंकि अगर भारत के पास प्रशिक्षित और कुशल युवा नहीं होंगे तो एआई, सेमीकंडक्टर जैसे बड़े लक्ष्य पूरे करना मुश्किल होंगे। अगर सरकारी संस्थानों और सिस्टम की क्षमता मजबूत नहीं होगी तो गति शक्ति जैसी बड़ी परियोजना समय पर पूरी करना चुनौती बन जाएगा। और अगर शिक्षा और रिसर्च की गुणवत्ता नहीं सुधरी तो रक्षा और नई तकनीक में आत्मनिर्भर बनना मुश्किल होगा। इसीलिए सप्तधारा की असली ताकत सिर्फ इन 7 क्षेत्रों में निवेश करने से तय नहीं होगी। सफलता इस बात पर निर्भर करेगी
भारत अपने युवाओं, सरकारी संस्थानों, निजी क्षेत्र और राज्यों को कितनी अच्छी तरह एक साथ लेकर चलता है। आखिर में 5 धाराएं तभी ताकत बनेंगी जब उन्हें आगे बढ़ाने वाले लोग और सिस्टम भी मजबूत होंगे। दोस्तों, विकसित भारत का सपना सिर्फ जीडीपी बढ़ाने का लक्ष्य नहीं है। इसका मतलब ऐसा भारत बनाना है जो ज़्यादा उत्पादन करे, नई तकनीक बनाए, अपनी रक्षा खुद कर सके, ऊर्जा के मामले में सुरक्षित हो, किसानों की आय और अवसर बढ़ाए, युवाओं को रोजगार और नए मौके दे और दुनिया में अपनी संस्कृति और प्रभाव को मजबूत करे। तख्त की सब धारा फिलहाल एक विजन और आगे की दिशा है, लेकिन इसकी असली सफलता तभी मानी जाएगी जब ये 7 धाराएं सिर्फ भाषण और कागज तक सीमित न रहें, बल्कि इनका असर दिखाई दे फैक्ट्रियों में, खेतों में, प्रयोगशालाओं में, सीमा पर, स्कूलों में, बंदरगाहों में और गाँव में। यानी विजन तभी सफल होगा जब उसका असर आम लोगों की जिंदगी में दिखाई देगा। अब आपसे एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि तख्त की शब्दधारा भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का एक व्यवहारिक रोड मैप है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको पॉइंट टू पॉइंट ही खबरें देखने को मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।